हेलो गाइस, मेरा नाम जैकब सोमर है और मैं पैरानॉर्मल चीज़ों में कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मेरी ये सोच बदल गई। 3 जनवरी 2011 से पहले मैं ज़्यादातर उन लोगों की तरह ही था जो डेविल्स, घोस्ट, जादू टोना और रात में घूमने वाली भयानक चीज़ों में यकीन नहीं करते थे। लेकिन अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि पैरानॉर्मल चीज़ें सच में होती हैं। यह तब शुरू होता है जब मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हमें छुट्टियों के लिए कुछ समय साथ रहना चाहिए और क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। हमने उस साल की शुरुआत में ही शादी कर ली थी और नए साल का जश्न मनाने के लिए एक ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। यह आइडिया काफ़ी अच्छा था। हम दोनों एग्री थे। किसी फेमस सिटी या किसी खास जगह पर जाने की बजाय हम किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जो एकदम शांत हो, जहां हम नेचर को एंजॉय कर सकें और एक दूसरे को अच्छे से फील कर सकें। फाइनली हमने आइसलैंड में वीक नाम के एक छोटे से शहर को चूज किया। यह एकदम परफेक्ट लग रहा था क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत कम थी और सीन बहुत सुंदर थे। बस एक ही प्रॉब्लम थी, रहने के लिए कोई होटल ढूंढना। मैंने थोड़ी देर के लिए गूगल पर सर्च किया और रेंट पर एक हॉलिडे हाउस दिखा। मेरी वाइफ और मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि हम पहले कभी रेंट के घर में नहीं रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि यह एक होटल में रहने से बेटर ऑप्शन था। ये शहर से बाहर था और हमने इसे बुक किया। 1 जनवरी 2011 को निकलने से पहले मैंने और मेरी वाइफ ने दोस्तों और फैमिली के साथ क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया और फिर वीक जाने से पहले सबको गुड बाय कहा। बस स्टेशन आसानी से मिल गया था और बस ड्राइवर ने हमारा सामान रखने में हमारी हेल्प की और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये लवली कपल कहाँ जा रहा है? एक शहर है वीक नाम का, वहीं जा रहे हैं, मैंने उत्तर दिया। वीक हनीमून के लिए एक अजीब जगह है, उसने बस स्टार्ट करते हुए कहा। मैं हंसा और जवाब दिया, वैसे यह हमारा हनीमून नहीं है, हम बस दूर जाना चाह रहे हैं। विक पहुंचने से पहले लगभग 30 मिनट तक बस चल रही थी। पहले तो लगा कि विक और जेविक के बीच का ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुझे ये फील होने लगा कि इस शहर में कुछ तो भयानक था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। हम आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टेशन पर रोक कर कहा। हम बस में अकेले थे, इसलिए मैंने सोचा कि वह हमें स्टेशन के बजाय रेंट वाले घर में ले जाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। सुनो, हम सच में नहीं जानते कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, तो क्या आप हमें बस से उस रेंट वाले घर तक ले जा सकते हैं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। उसने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, कौन सी जगह है ये। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन में उसे फ़ोटो दिखाई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और मुझे दिख रहा था कि उसका हमें वहां ले जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहा, फिर आखिरकार उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। वो आइसलैंडिक लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन मैं बता सकता था कि यह कुछ नेगेटिव था। हमने लगभग 5 मिनट तक वेट किया और एक और कार आई। ड्राइवर ने अभी भी कुछ नहीं कहा था, उसने बस हमारा सामान दूसरी कार में शिफ्ट कर दिया, हमें उतरने के लिए कहा और चला गया। नए ड्राइवर को कोई इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन हमें लगा कि वह हमें अपने रेंट वाले घर तक ले जाएगा, तो हम कार के अंदर बैठ गए। जब हम उतरे मेरी वाइफ काफ़ी चुप थी, तो मैंने पूछा, हे बेब, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए कहा, बेब। उसने फिर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस यहाँ इतना अच्छा नहीं लग रहा है। हम आखिरकार घर पहुँचे और पहली चीज़ जो मैंने देखी कि यह जगह बहुत बड़ी थी। जिस रेट पर हमें यह घर मिला था मुझे लगा यह घर बहुत छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्राइवर ने कार रोक दी और मैंने अपना सामान निकाल दिया। मुझे लगा कि मुझे उसे पे करना चाहिए था, लेकिन वह पूरी तरह से सुन्न हो गया था, जैसे पता नहीं उसने क्या देख लिया। जब मेरा काम हो गया तो मैंने सोचा उसे पे कर दूं। सब हो गया सर, मुझे कितना पे करना है? ड्राइवर अभी भी नहीं हिला और मैंने सोचा कि उसके पास जाकर देखूं कि क्या वह ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं उसे हिलाने के लिए बाहर पहुंचा, अचानक डर कर उसने मेरी आंखों में देखते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। कंडीशन बेहद डरावनी थी, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत टाइट थी और उसकी आंखों में डर था। मुझे नहीं पता था कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कुछ कह पाता उसने बस बोल वाउर कहा और फिर चला गया। मुझे लगा कि मुझे उसे पे करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी कार स्टार्ट की और चला गया। उसकी आंखों में देखने से मुझे जो फील हुआ वह अच्छा नहीं था। पूरा माहौल बहुत अजीब लग रहा था।
मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और इसके बारे में सोचता रहा और आखिर मेरी वाइफ ने कहा कि हे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, क्या तुम पूरे दिन वहीं खड़े रहोगे? मैं हंसा और कहा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन अंदर जाने से पहले मैंने यह पता लगाने का सोचा कि ड्राइवर ने क्या कहा था। इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेट निकाला और जो कुछ उसने कहा वो मैं बोला और रिजल्ट मेरे सामने था। मेरा दिल दहल गया क्योंकि मुझे पता लग गया था कि उस वर्ड का मतलब है श्रापित। रेंट वाले घर में पहली रात बिल्कुल सही रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही दिन चीज़ें बदलने वाली थी। अगली सुबह पहली बात जो मैंने देखी वह ये थी कि अप्रैल रात हमारे बेड से उठकर घर के दूसरे कमरे में चली गई थी। उठने के बाद मैंने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उससे लगा कि मैं उसे दूसरे कमरे में ले गया हूँ। वह बिल्कुल खुश नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसे इस बात पर विश्वास करने देना सही होगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँगा तो उसे डरा सकता है और छुट्टी को बर्बाद कर सकता है। मैंने उस दिन घर में अजीबोगरीब छोटी छोटी चीज़ें होते हुए देखी। सबसे पहले नहाने के बाद मैंने देखा कि मेरी छाती और पीठ पर बहुत सारी खरोंचें हैं। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं था। फिर मैंने बस एक क्रीम लगाई और अप्रैल के साथ समय बिताने चला गया। अगली अजीब बात बाद में हुई। अप्रैल अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्चर्स लेने के लिए बाहर गई थी। वो घर में बहुत दूर नहीं गई थी और मैं अपने लिए थोड़ा बिजनेस रिलेटेड वर्किंग टाइम निकाल रहा था। कुछ ही देर में मैंने अप्रैल को मेरे सामने से चलकर ऊपर जाते हुए देखा। सबसे पहले मुझे लगा कि अप्रैल किसी तरह का गेम खेल रही है, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप नीचे रखा, उसके पीछे जाने के लिए उठ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं ऊपर जा पाता, तभी अप्रैल सामने से दरवाजे से आ गई। मैं उलझन में था क्योंकि मैं जानता था कि मैंने अभी अभी अप्रैल को मेरे पास से गुजरते हुए देखा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी भी मजाक या खेल के मूड में थी। मैं काफ़ी परेशान होने लगा था, लेकिन उसे चिंता में नहीं देखना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि वह एंजॉय कर रही थी। मैंने मान लिया कि मैं शायद बस चीज़ों को देख रहा था और मुझे आराम की ज़रूरत थी। बाद में उस रात लगभग 10 बजे अप्रैल और मैंने सब कुछ भुलाकर सोने का फैसला किया। बेड पर जाने से पहले उसने मुझे देखा और कहा, बेब, सब ठीक तो है? तुम अजीब तरह बिहेव कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि ड्राइवर के उस मैसेज के बाद से मैं सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा अजीब हो गया था, लेकिन मेरा अभी कुछ भी उसको परेशानी देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मैंने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, कुछ भी गलत नहीं है। उसने मुझे लगभग ऐसे देखा जैसे वह बता सकती है कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ठीक हो। सोने से पहले मैंने उसे एक स्माइल और किस दिया। लगभग आधी रात को मैं एक बहुत ही अजीब फीलिंग के साथ उठा। अप्रैल मेरे पैर पकड़ कर मुझे खींच रही थी। अब मुझे समझ नहीं आया कि वह सुबह इतनी जल्दी ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन मैं उठने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैंने कहा, अप्रैल, यह बहुत जल्दी है, बेड पर वापस आ जाओ। और मैंने सोने के लिए वापस जाने की कोशिश की। लगभग 5 मिनट बाद अप्रैल ने मेरे पैर को फिर से खींचा और मैंने बस अपना पैर पीछे खींच लिया और आहें भरी। 5 मिनट बाद मुझे अपने पैर पर एक हाथ फील हुआ जिसे मैंने दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था, ऐसा लगा जैसे हड्डी टूट जाएगी। मैंने अपनी आंखें खोली और तुरंत बिस्तर से नीचे गिर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अप्रैल हमारे बेड पर नहीं थी। जो कुछ भी मुझे मेरे बेड से खींच कर ले गया था वह शायद इसी घर में होने वाली अजीब चीज़ें और खरोचों के लिए भी जिम्मेदार था। अब ऐसा जैसा आप सोच ही सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैं पूरी तरह से डरा हुआ था और हेल्प के लिए कॉल करने का सोचा। मैंने तुरंत आइसलैंड के लिए इमरजेंसी नंबर को गूगल किया और डायल किया। हेलो, प्लीज़, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरे घर में कोई है, मैंने कहा। ओके, और आपका एड्रेस क्या है? उसने पूछा। मैंने एड्रेस दिया और उसके बाद शांति छा गई। फिर उसने कहा कि सर, मैं आपको तुरंत उस घर को छोड़ने की सलाह दूंगी। हेल्प रास्ते में है, लेकिन आप वो घर छोड़ दें प्लीज़। मैंने उसे अपनी वाइफ के गायब होने के बारे में इन्फॉर्म करने वाला था। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे के दरवाजे में चला गया, तो मैंने तुरंत फ़ोन गिरा दिया और पीछा किया। आखिर पीछा करते हुए मुझे पता लग गया कि मैं किसका पीछा कर रहा था। मुझे समझ में आया कि मैंने इससे पहले अप्रैल के लिए क्यों गलत समझा, क्योंकि इसकी फिगर एक औरत जैसी थी। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे। वह नंगे पैर थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह ज़मीन को गीला कर रही है। मैं नीचे आने तक उसका पीछा करता रहा और मुझे नहीं पता कि क्या वह जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। वह एक कमरे में चली गई। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन जब मैंने एक कदम आगे रखा तो वह जा चुकी थी। मैं वापस बाहर चलने के लिए मुड़ा और तुरंत ही फील किया कि किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा है।
मुझे पता था कि यह कोई इंसान नहीं था। इसका चेहरा हल्का नीला था और इसकी आंखें लगभग पूरी तरह से काली थी। इसके गले के चारों ओर निशान थे और उसके बालों में कुछ हिस्से गायब थे और ये पूरा गीला था। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ सिर्फ मेरी गर्दन पर ही कस गई। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और खुद को होश खोते हुए फील कर सकता था। तभी मैंने दरवाजे को जबरन खोलने की आवाज़ सुनी। मैं बेहोश हो गया और फर्श पर जा गिरा। मैं कुछ मिनट बाद एक एम्बुलेंस में उठा। मेरे आसपास कुछ पैरामेडिक्स और पुलिस अफसर थे। अप्रैल जागते ही मैं अपनी वाइफ के नाम के साथ चिल्लाया। ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि घर में कोई नहीं था और मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद उस रात घर से दूर रहने की बात की। मैं अगले दिन ऑफिसर के साथ घर गया, लेकिन मुझे अपनी वाइफ या कुछ भी नहीं मिला जो हेल्प कर सके। अपना बयान देते समय ऑफिसर ज़रा भी हैरान होते नहीं दिखे। जब मैंने उनसे एक डेविल की बात कर रहा था, मुझे वो बहुत अजीब लगा। इस मैटर में कुछ समय बाद मैंने उनके हेड से मिला और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि विक इतना बड़ा शहर नहीं था और अगर अप्रैल अभी तक नहीं मिली तो ये अच्छा सिग्नल नहीं था। जिस घर में आप रह रहे थे उसके बारे में विक के लोगों के बीच एक स्टोरी है। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले एक कपल रहता था जो उसी घर में रहता था। कहानी के अलग अलग पहलू है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पति बहुत बुरा था। वाइफ को गाली देता, मारता और एक दिन उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को झील में फेंक दिया। उसने बोलना जारी रखा। पति ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वाइफ धोखा दे रही थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। उसकी फैमिली को कहानी पर यकीन नहीं था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामला जल्दी से बंद कर दिया गया। कुछ का मानना है कि उसकी फैमिली ने बदला लिया था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसके अपार्टमेंट में पति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आमतौर पर मैंने तुरंत ही कहानी को बकवास समझकर इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैंने जो देखा उसके बाद मुझे इस पर पूरा यकीन हुआ। कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि इसकी वाइफ और मुझे क्या लेना देना है। ऑफिसर ने जवाब दिया, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि औरत की आत्मा अभी भी उस घर में घूमती है। इसके बाद लोग जब भी उस घर में जाते हैं तो मर जाते हैं और मरने वाला हमेशा पति ही होता है। वे कहते हैं कि आत्मा की नज़रों में सभी आदमी बुरे हैं और यह जस्टिस है। तो जब घर खरीदा गया और रेंट हाउस में बदल दिया गया, हालांकि अब तक कोई भी इसके पास नहीं गया था, लेकिन मुझे आपकी वाइफ के लिए बहुत दुख है और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि हमें उन्हें ढूंढने के लिए सब कुछ करेंगे। पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि मेरी वाइफ क्यों गायब हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। मेरी फैमिली मेरे साथ रहने के लिए आ गई, क्योंकि मैंने अगले कुछ हफ्ते तक अकेले नहीं रहने का फैसला किया था, जब तक कि अप्रैल नहीं मिल जाती। अब 12 साल हो गए हैं और मैंने अपने वाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। पहले साल डरावने थे और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि डेविल मेरी वाइफ को ले गया क्योंकि वह मुझे मार नहीं सकता था, तो शायद उसे वहाँ ले जाना ही मेरी गलती थी। हालांकि चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है और मुझे डेविल के बारे में बुरे सपने आते हैं, लेकिन मैं अपनी वाइफ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे यकीन है कि मैं उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने एक हॉन्टेड घर में बिताए थे।